चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग फाइलम एस्केलमिंथस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एस्केलमिंथस में पिछले क्लास में, कल के क्लास में आप लोग को प्लेटीहेलमिंथस हुआ था। प्लेटीहेलमिंथस के बाद आज का क्लास हम लोग का एस्केलमिंथस का है। अच्छा, प्लेटीहेलमिंथस को हम लोग जनरल शब्द में सामान्य रूप से क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म कहते हैं। फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चिपटा होता था। कल के क्लास में बताया गया था आप लोग को कि प्लेटीहेलमिंथस कैसा होता है? चपटा होता है, इसलिए उसको फ्लैट वर्म यानी चपटा कृमि के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एस्केलमिंथस कैसा होता है? तो सर ये गोलाकार होता है। गोलाकार बोलने का मतलब क्या हुआ? तो ये राउंड होगा, राउंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके राउंड होते हैं, यानी गोलाकार होगा। गोलाकार नलिका जैसा देखते हैं ना, उस तरह का होगा। तो वहां पे फ्लैट वर्म बोल रहे थे, तो इसको दूसरे शब्दों में राउंड वर्म कहेंगे। ये बात क्लियर है? यानी कि इसको क्या कहा जाएगा? फाइलम राउंड वर्म। राउंड वर्म एस्केलमिंथस का ही दूसरा नाम क्या है? राउंड वर्म। तो पहले हेडिंग डालिए आप लोग, फाइलम एस्केलमिंथस। इसको हेडिंग डालिएगा, तब यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हो गया? चलिए, फाइलम एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथिस भी बोलते हैं इसको, फाइलम एस्केलमिंथिस, एस्केलमिंथस। चलिए लिख लिए। यानी संघ का नाम क्या हो जाएगा हिंदी में? एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस। ठीक है। अच्छा, इसी को एस्केलमिंथस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वर्म यानी गोल कृमि। इसी को हम लोग गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। कितना नंबर पॉइंट है ये? 5वें नंबर, फाइलम नंबर 5 है ये, 5वां फाइलम है। उतारते चलिएगा फटाफट इसको, और समझते चलना है। पहले हेडिंग जहां हम बोलेंगे रुकने के लिए, वहां रुक के समझेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए एस्केलमिंथस। चलिए, अब इसमें आपको पता है, पहले सबसे पहले हम लोग एस्केलमिंथस में इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जाएगा। कुछ इसके सामान्य गुण होते हैं। अच्छा, इसके कौन कौन से सामान्य गुण होते हैं? तो सर सामान्य गुण में आ जाएगा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी संगठन की स्तर क्या होता है। कल के क्लास में हम ये बात बताए थे, संगठन के स्तर का मतलब क्या होता है, कि ये सेल के मिलने से बने हैं, कि टिश्यू के मिलने से बने हैं, या ऑर्गन के मिलने से बने हैं, या ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बने हैं। पहले ही आप लोग को हम बता दिए थे कि प्लेटीहेलमिंथस के पहले तक जो है वो सेल या टिश्यू तक रहेगा। प्लेटीहेलमिंथस से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की शुरुआतें हो जाती है। अब प्लेटीहेलमिंथस ही एगो होता है जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है, लेकिन उसके बाद एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा, ये सब के सब क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबके संगठन जो हुआ है, शरीर का जो निर्माण हुआ है, ये शरीर का जो भी निर्माण हुआ है इनमें, ये किसके मिलने से हुआ है? ऑर्गन सिस्टम के मिलने से हुआ है। ये बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इसका क्या है। फिर सिमेट्री पढ़ेंगे, सममिति कौन सा होता है। फिर जर्म लेयर पढ़ेंगे, जनन स्तर कौन सा होता है। फिर इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनमें। फिर से पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। फिर इनका डेवलपमेंट यानी कि इनका विकास कैसे होता है। बात समझ में आया? तो ये जितना भी इनका कैरेक्टर है, गुण है, ये सभी गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे। ये एक्सक्रीशन किसके द्वारा करते हैं, यानी कि ये उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं। सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें एक एक करके वही हम लोग को पढ़ना है जो पिछले क्लास में आपको गुण बताया गया। तो इसके अब हम लोग अब हेडिंग डाल लेंगे यूनिक कैरेक्टर, यानी कि इसके सामान्य गुण कौन कौन से हैं।
सामान्य गुण इसका कौन कौन सा है? तो पहले नंबर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का आधार। तो संगठन के आधार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें संगठन का आधार कौन होगा? तो आपको ये बताया गया संगठन के आधार का मतलब होता है कि ये किससे मिलकर बने हुए हैं, यानी कि इसमें ये क्या सेल के मिलने से बने हैं, यानी कोशिका के मिलने से, या फिर टिश्यू के मिलने से बने होते हैं, या फिर ऑर्गन के मिलने से बने होते हैं, या ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बने होते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी कि संगठन के स्तर का क्रम हुआ। तो ये किसके मिलने से बने होते हैं? सर ऑर्गन सिस्टम के मिलने से, यानी कि ये अंग तंत्र के मिलने से बने होते हैं। तो अंग तंत्र हो जाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका पहला गुण हो गया, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात याद रखना है, इनका पहला गुण है, यानी संगठन का, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संगठन का स्तर। संगठन का स्तर तो किसके मिलने से बने होते हैं? ऑर्गन सिस्टम के मिलने से, यानी कि अंग तंत्र के मिलने से बने होते हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आया क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? तो ऑर्गन सिस्टम। ये सबका क्लियर है, पहले से भी बताया गया है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लिख लिया आप लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे कि देखिए ये संरचना अक्सर आप लोग देखे होइएगा। बहुत लोग जो है ये एक अपने कॉमन भाषा में आप लोग सुने होइएगा, कीड़ी जानते हैं? कीड़ी, बहुत लोग का कीड़ी बड़ा हो जाता है, उसको छोड़ देता है कुछ दिन के लिए कि बढ़ने दो, बेचारा बढ़ेगा तब आगे जाके काम आएगा, फ्राई व्राई करेंगे उसका। तो वो इतना बढ़ने देता है कि कभी कभी वोमिटिंग होता है तो नाक के तरफ से भी कीड़ी लंबा वाला निकलता है, ऐसे खींचता है वो पकड़ के, मुंह से भी वोमिटिंग के साथ निकलता है। अब बाकी पॉटी करता है तो वहां भी वो लंबा लंबा सा मोटा मोटा चलते हुए दिखता है। देखे हैं कि नहीं? ऐसा एकदम बिल्कुल चाउमीन के समान दिखाई देता है। अच्छा, तो ये इसमें देखिए एक मेल दिख रहा है, एक फीमेल दिख रहा है। ये मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसमें मेलवा को देखिए या फीमेल को देखिए, थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर दिख रहा है? बोलिए तो क्या? नहीं सर, ये छोटका चाउमीन है, ये बड़का चाउमीन है। ठीक है, मतलब कि सर मेल इसमें छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। आकार में फीमेल बड़ी होती है मेल के तुलना में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, और गोलाकार इसका शरीर है। सर इससे मत पता ये चल रहा है कि इनका बॉडी कैसा होता है, यानी इनका बॉडी जो है ये गोलाकार होता है। ठीक है, इनका बॉडी गोलाकार होता है, तो इसलिए इनको राउंड वर्म भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, वो हम आगे बढ़ते चलेंगे, देखेंगे। ये एस्केरीज है, इसके कारण एस्केरियसिस नामक एक बीमारी होता है। ठीक है, वो आगे आप लोग को पढ़ना है इस सब के बारे में। अब देखिए, अभी हम लोग दूसरे गुण की बात कर रहे हैं, सिमेट्री। सिमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? सममिति। अच्छा, सममिति क्या होगा इनका? तो बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि द्विपार्श्व सममिति। ये पढ़ाया गया है सब आप लोगों को, पिछले क्लास में बताए भी थे। सममिति का मतलब क्या है? चलिए, हो गया। हाँ, अब उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री लिख लिए, यानी सममिति इसमें कौन हो जाएगा? सर द्विपार्श्व सममिति हो जाएगा। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगला इसमें गुण क्या है? जर्मिनल लेयर, तीसरे नंबर में। थर्ड नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा? जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर मतलब सर जनन स्तर। जनन स्तर इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिकोर की। अच्छा, पिछले टॉपिक जो हम अभी आपको बताए हैं, जैसे इसमें सिमेट्री जो है बाइलेटरल हो रहा है। कैसे बाइलेटरल सिमेट्री होगा? तो इन सबको आप चाहेंगे तो हाफ पार्ट में बराबर बराबर नहीं बांट सकते हैं। तो जब अगर आधा भाग में दो बराबर भागों में बांटिएगा तब उसी को ना द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ये कल के क्लास में समझाए थे। ठीक है, तो और अगर जर्मिनल लेयर यानी जनन स्तर की बात करें तो वैसे जीव जिसमें तीनों जनन परत होते हैं, यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, उसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं।
वैसे जीव जिसमें तीनों ही जनन परत होंगे यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, यानी त्रिकोरकी कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इक्टोडर्म हो गया बाहरी परत, मेसोडर्म हो गया मध्य परत, और इंडोडर्म हो गया सबसे आंतरिक परत। तो जिसमें तीनों जनन परत पाया जाएगा उसको, उस जीव को क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिस जीव में ये मेसोडर्म नहीं हो, मेसोडर्म अगर नहीं हो, खाली इक्टोडर्म और इंडोडर्म हो, तब उसको क्या बोलते हैं? तब सर उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जी? डिप्लोब्लास्टिक उसको कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरकी। तो यहाँ क्या होगा? इसमें सर तीनों ही जनन परत होंगे, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोरकी। इसको यहाँ हम लोग त्रिकोरकी कहते हैं। बात समझ में आया? त्रिकोरकी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जनन स्तर होते हैं। उतार लिए इसको। तो जर्मिनल लेयर इसका क्या होगा? सर जर्मिनल लेयर जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। अब इनके सीलोम की बात करें अगर प्रगुहा का, तो प्रगुहा इनका कैसा होगा जी? तो सर प्रगुहा स्यूडोसिलोमेट होता है। स्यूडोसिलोमेट बोलने का मतलब क्या है? यानी कि इसमें सीलोम जो है कुटगुहीय होता है। होता है नहीं, दिखाई देता है पर वो होता नहीं है, इस तरह की बात है। दिखता तो है पर वो रियल में होता नहीं है, इस तरह की। आप लोग को जब हम सीलोम, आप सबको जब सीलोम पढ़ाया गया था प्रगुहा, तब वहां सीलोम में ये बात बताए थे कि कुछ होते हैं, अगर मान लीजिए मेसोडर्म से अस्तरित होने वाला भाग, मेसोडर्म से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है, प्रगुहा कहलाता है। और अगर मान लीजिए कि मेसोडर्म हो पर वो कोई पार्ट को घेर ही नहीं रहा हो वहां, तब उसको हम लोग बोलेंगे कुटगुहीय है। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये इक्टोडर्म हो गया और ये मेसोडर्म हो गया, ये इंडोडर्म हो गया। देखिएगा एक मिनट, क्या बोला गया? मान लीजिए यहाँ जैसे इक्टोडर्म हो गया, ये इक्टोडर्म और ये मेसोडर्म। यहाँ बाहरी परत को इक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले परत को मेसोडर्म, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ये प्रगुहा तो है मौजूद यहाँ, लेकिन अगर यहाँ प्रगुहा जो मौजूद है सेम इसी तरह का अगर यहाँ पे एक संरचना और रहता, सपोज मान लीजिए कि एक संरचना और यहाँ पहले रहता, ये मेसोडर्म होता। सुनिएगा, हेलो, देखिए ये अगर मेसोडर्म होता तो देखिए ये भी मेसोडर्म और ये भी मेसोडर्म, तो 2 मेसोडर्म से घिरे हुए बीच का जो भाग ये देख रहे हैं आप, तब इसको सीलोम कहा जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ एक कमी क्या हो जा रहा है कि सर ये मेसोडर्म यहाँ नहीं है, ये तो हम अलग से बनाए हैं। यहाँ देखिए ये मेसोडर्म है क्या? नहीं, ये मेसोडर्म यहाँ नहीं है। अगर ये मेसोडर्म एक होता तब ये बीच का जो भाग है, 2 मेसोडर्म के बीच का जो भाग है ये सीलोम कहलाता। लेकिन यहाँ ये सीलोम नहीं हो रहा है। देखने में तो है कि यहाँ मेसोडर्म घेरे हुए है, लेकिन अंदर से भी अगर मेसोडर्म का एक लेयर होता तब ये क्या होता? सीलोम होता। लेकिन इसमें दोनों तरफ से मेसोडर्म का लेयर नहीं होने के कारण ये फॉल्स सीलोम है, यानी बॉडी कैविटी मौजूद है पर वो सीलोमेट नहीं है। ठीक है, यानी कि फॉल्स सीलोमेट है, यानी इसको हम लोग कहते हैं कुटगुहीय। बात समझ में आया? कुटगुहीय ये होता है। अच्छा अब यहाँ पे सीलोम में चौथा नंबर पॉइंट था ना, चौथे नंबर में सीलोम यानी प्रगुहा लिख लेना है आप सभी को, प्रगुहा या गुहा। तो प्रगुहा क्या हो जाएगा? प्रगुहा स्यूडोसिलोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी इसका प्रगुहा? सर स्यूडोसिलोमेट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स सीलोम हो जाएगा। फॉल्स सीलोम मतलब यानी कि ये झूठा गुहा हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग कुट गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुट गुहीय। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? कुट गुहीय। कुट गुहीय लिख लेंगे। इसमें प्रगुहा होता है क्या? नहीं होता है, यानी झूठा प्रगुहा, झूठा या कुट प्रगुहा, कुट झूठा गुहा। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लेंगे। सीलोम लिख लिए, प्रगुहा हो गया, यानी स्यूडोसिलोमेट होता है, फॉल्स सीलोम होगा। ये पढ़ा दिए हैं आप लोग को पिछले क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए।
इनके हैबिट तथा हैबिटेट के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। यानी कि इनका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है, यानी इसका मतलब हुआ कि इनका आदतें और आवास क्या कहाँ होता है। आदत और आवास, आदत और आवास। अच्छा देखिए, इसमें सारी बातें पहले से बताया गया है। ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मतलब क्या हुआ, जलीय होते हैं यानी जल में रहते हैं। एंटेरेस्ट्रियल होते हैं यानी जमीन और स्थल पर रहते हैं तो स्थलीय बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जलीय और स्थलीय। अरे समझ में आ रहा है क्या, जलीय और स्थलीय, यानी कि ये जलीय और स्थलीय होते हैं। पहला कहाँ ये रहते हैं, इनके अगर हम आवास की बात करें कि ये कहाँ रहते हैं तो क्या बोलिएगा सर, ये जल में रहते हैं यानी कि ये जलीय होते हैं। और उसके बाद स्थलीय होते हैं, जमीन पर भी रहते हैं और स्थल पर रहते हैं। ठीक है, तो स्थलीय होते हैं। दूसरी बात, इनकी क्या आदतें क्या है, जैसे फ्री लिविंग, ये मुक्त जीवी, स्वतंत्र रूप से जीवित होते हैं। मुक्त जीवी होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव हैं। ठीक है, अच्छा मुक्त जीवी, अच्छा है ये, या पैरासाइटिक भी होते हैं यानी परजीवी भी होते हैं। मुक्त जीवी मतलब स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी भी तरह रह सकते हैं। परजीवी यानी दूसरे के शरीर पर अब निर्भर हो गए। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं यानी स्वतंत्र रूप से रहने वाले भी हैं, और उसके बाद ये पैरासाइटिक भी हैं यानी परजीवी भी हैं। किस पे परजीवी होते हैं, तो पौधों में और जंतुओं में परजीवी होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम हिंदी बोल के लिखवा देते हैं। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ये जलीय तथा स्थलीय होते हैं, ये जलीय तथा स्थलीय होते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा ये मुक्त जीवी तथा मुक्त जीवी अथवा मुक्त जीवी अथवा पौधों और जंतुओं में, ये मुक्त जीवी अथवा पौधों और जंतुओं में क्या होते हैं, ये मुक्त जीवी अथवा पौधों और जंतुओं में क्या होते हैं, पौधों और, ये मुक्त जीवी अथवा पौधों और जंतुओं में परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी होते हैं। आया समझ में, ये मुक्त जीवी अथवा पौधों और जंतुओं में परजीवी होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ आप फिगर जो देख रहे हैं, ये फिगर दिखाया जा रहा है किसका, ये फिगर दिखाया गया इंटेस्टाइन का। ये इंटेस्टाइन की बात हो रही है, इंटेस्टाइन। और कौन सा इंटेस्टाइन, हालांकि ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत में कौन रहता है जी, बड़ी आंत में रहते हैं जैसे ये एस्केरिस। तो ये तो हम अभी आपको बोले हैं ना कि ये परजीवी भी होते हैं और मुक्त जीवी भी होते हैं। मुक्त जीवी जैसे कि देखिए, ये मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाले हैं, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। अच्छा, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक्वेटिक होते हैं यानी कि जलीय, ये जल में है, और ये मुक्त रूप से गमन करने वाले हैं। अच्छा, ये जो है किसी जीव के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आंत में है, बड़ी आंत में, तो ये एस्केरिस हो गया। चलिए ठीक है, इसको पहले आप लोग इतना लिख लेंगे, हैबिट और हैबिटेट हो गया, यानी कि आवास एवं आदतें, चाहे आदत और आवास। कहाँ कहाँ रहते हैं ये सर, जल में रहते हैं और स्थल में रहते हैं, जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उसके बाद ये मुक्त जीवी अथवा पौधों और जंतुओं में परजीवी होते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इनके पाचन तंत्र पर आइए। पाचन तंत्र में क्या होता है जी,
पाचन तंत्र क्या होता है? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोला गया है? क्योंकि इसलिए कंप्लीट बोला गया है इनका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। अगर मान लीजिए किसी के खाने का निकालने का एक वो रास्ता हो, उसी रास्ता से खाता भी हो और निकालता भी हो, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। और अगर किसी के खाने का रास्ता अलग और निकालने का रास्ता अलग हो, जैसे देखिए यहाँ माउथ है अलग, यहाँ जो है इधर पिछवाड़ा में एनस है इसके, तो इस तरह से ये मुख से खाया और एनस से निकाला, तो यानी कि इसमें दो अलग अलग छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा ये खाता भी है और निकालता भी है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र। क्या बोलिएगा जी? इसमें पाचन तंत्र कौन होता है? तो पूर्ण पाचन तंत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पूर्ण पाचन तंत्र किसको कहते हैं? तो इट हैज बोथ, यानी कि इसमें, इसको क्यों कह रहे हैं कि पूर्ण पाचन तंत्र है? क्योंकि इसमें मुख तथा मल द्वार, इसमें मुख तथा मल द्वार दोनों होते हैं, ठीक है, मुख तथा मल द्वार दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होगा। पढ़ाना हो तो आपको हो गया, नोट करिए तो इसको। चलिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लिए, यानी इसमें मुख तथा मल द्वार दोनों होते हैं। हो गया, इसमें मुख तथा मल द्वार दोनों होते हैं। ठीक है, माउथ और एनस दोनों के दोनों होते हैं। चलिए, उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया इसका। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, यानी कि इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब होता है इसका श्वसन तंत्र। तो इसमें श्वसन तंत्र होता है क्या? श्वसन तंत्र इसमें होगा? श्वसन तंत्र नहीं होगा, अनुपस्थित होता है। लिख लेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हो गया क्या? श्वसन तंत्र लिखना है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ठीक है, श्वसन तंत्र जो है इसमें अनुपस्थित होगा। ठीक है, लिख लिया। यानी इनमें सांस लेने की कुछ मुख्य रूप से अलग अंग जो है ये नहीं होता है। ठीक है, यानी श्वसन तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है। अब आइए, श्वसन तंत्र के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बताए हैं ये बात आप लोगों को। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? दो तरह का परिसंचरण तंत्र होता है। कौन कौन? एक ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप का मतलब हुआ कि ऑब्सेंट होना, और क्लोज टाइप का मतलब हुआ कि उसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसको ऑब्सेंट भी लिख सकते हैं, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं? ओपन टाइप भी लिख सकते हैं। ये ओपन टाइप परिसंचरण तंत्र होता है। लिख लेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कैसा होगा? तो सर ऑब्सेंट लिख सकते हैं, यानी अनुपस्थित बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं खुले प्रकार का। ठीक है, खुले प्रकार का। ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ठीक है,
अच्छा, इसके पहले जो हम लोग लिखे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसका मतलब क्या होता है? श्वसन तंत्र। रिस्पायरेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र उसका मतलब हुआ। श्वसन तंत्र यानी कि जिसके द्वारा हम सांस लेते हो। ठीक है, चलिए हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इनमें होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जनन इसमें कैसे होता है, निषेचन कौन सा होता है, इस सारी बातों को अब हम लोग यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहली बात, जैसे रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल लेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जनन। जनन इसमें कौन कौन सा होता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि सर ये लैंगिक जनन करते हैं। अच्छा, लैंगिक जनन करते हैं। दूसरी बात, डायोइसियस होते हैं। डायोइसियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, यानी लिंग इनके अलग अलग होंगे। डायोइसियस और एक मोनोइसियस होता है। अब आपको जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे उसमें यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी कुछ बताया गया था। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक लिंगी। अच्छा, एक बताए थे हम बाइसेक्सुअल। ठीक है, अच्छा एक लिंगी को जानते हैं दूसरे नाम में क्या बोला जाता है? एक लिंगी को ही कहा जाता है डायोइसियस। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? डायोइसियस। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नहीं तो देखने से लगेगा डाई मतलब दो, एक बार सोच लीजिएगा कि दोनों एक के साथ है, नहीं, दोनों अलग अलग है। तो डायोइसियस यानी कि एक लिंगी हो जाएगा। और बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। द्विलिंगी को इंग्लिश में दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोइसियस भी कहते हैं। ठीक है, मोनोइसियस। बाइसेक्सुअल को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल को यानी द्विलिंगी को मोनोइसियस भी कहते हैं। मोनोइसियस याद हो जाएगा, तो याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल को मोनोइसियस कहते हैं और यूनिसेक्सुअल को डायोइसियस कहते हैं। यानी एक लिंगी को डायोइसियस और द्विलिंगी को मोनोइसियस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या हुआ? जनन में आप क्या देखे कि सर इसमें लैंगिक जनन होता है और ये एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं जी? डायोइसियस को हिंदी में एक लिंगी भी ही बोलते हैं, एक लिंगी, या आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं एक लिंगी या डायोइसियस। ठीक है, डायोइसियस। इसका मतलब क्या हुआ? डायोइसियस मतलब एक लिंगी का मतलब क्या हुआ? सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब क्या हुआ? सेक्स मतलब लिंग होता है, यानी लिंग जो है ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल का लिंग जो है, मेल का सेक्स अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। तो जब अलग अलग बॉडी में होंगे तब उनको यूनिसेक्सुअल एक लिंगी कहते हैं, और जब एक ही शरीर में दोनों एक साथ होंगे तब उनको बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी कहा जाता है। क्लियर है ये बातें? चलिए, इसमें फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन होता है। अरे आया समझ में? यानी कि आंतरिक निषेचन होगा। निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके विकास की अगर हम लोग बात करें तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से विकसित होते हैं, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से भी विकसित होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष भी होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको पता है, जैसे ये एडल्ट रूप में भी उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा अपने जनक के समान भी उत्पन्न हो सकते हैं, और ये अपने लार्वा के रूप में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? यानी विकास, यानी लिख लेंगे इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास होता है। ठीक है, इनका डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट दोनों होगा। इस बात को ऊपर कहीं लिख लीजिएगा, यूनिसेक्सुअल मतलब डायोइसियस, बाइसेक्सुअल मतलब मोनोइसियस।
बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। हो गया, उतारिए इसको। उसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। अगर टॉपिक से हट के कोई पॉइंट बताया जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पेज के ऊपर लिख लीजिए या फिर नीचे ही अगर लिख रहे हैं तो कहीं ब्रैकेट में डाल के गोला लगा लीजिए, घेर लीजिए। बाइसेक्सुअल को मोनोइसियस भी कहते हैं, यानी द्विलिंगी को मोनोइसियस। अच्छा, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, यानी उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगी, उभयलिंगी उसी को ना बोलते हैं। हो गया। हो गया, चलिए उतार लिए सब लोग, इसको हटा दिया जाए। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं एक बार, इनका क्या क्या यूनिक गुण है। ठीक है, यानी कि अद्भुत गुण इनका क्या क्या है। अद्भुत गुण यही है कि इनका शरीर कैसा होता है, गोलाकार होता है। बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग फिजिक्स में पढ़े होइएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अंदर की जो गोलाकार एरिया जितना अंदर का होता है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। यानी कि इनका शरीर कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो यूनिक फीचर्स में लिख लेंगे, यूनिक फीचर अद्भुत गुण लिख लेना है। क्या, अद्भुत गुण। अच्छा, अद्भुत गुण इनका क्या होता है कि शरीर गोलाकार होता है। बॉडी इज सर्कुलर। ठीक है, शरीर क्या होगा, गोलाकार होगा। लिख लेंगे यूनिक फीचर्स में, बॉडी इज सर्कुलर। ये इन क्रॉस सेक्शन नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ लिख लीजिए बॉडी इज सर्कुलर, यानी शरीर गोलाकार होता है। शरीर गोलाकार होता है। ठीक है, बॉडी इज सर्कुलर यानी इनका शरीर गोलाकार होता है। ये इनका यूनिक गुण है। और भी कुछ है इसमें यूनिक गुण में, लिख लिया। इनका शरीर कैसा होगा, गोलाकार होगा। हटा दें,
चलिए, अद्भुत गुण में यूनिक करेक्टर में क्या क्या हो जाएगा? तो पहला की बॉडी इज सर्कुलर। अच्छा, दूसरा इनका यूनिक कैरेक्टर क्या है? इनमें एन एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब क्यों होता है? एन एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, यानी कि एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव, इनमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब यानी कि एक्सक्रीटरी मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। अपशिष्ट पदार्थ, एक्सक्रीशन मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? या वेस्ट मटेरियल मतलब बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो इनमें एक अपशिष्ट पदार्थ के लिए अपशिष्ट नलिका होती है, और ये नलिका के द्वारा क्या होता है, जो जितने भी वेस्ट हैं यानी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये इनके अपशिष्ट रंध्र यानी पोर मतलब छिद्र, अपशिष्ट रंध्र से होकर इनके बॉडी के बाहर अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है? निकल जाता है, ठीक है। तो इसको जरा वो लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को लिखिए, फिर हम हिंदी लिखवा के समझाते हैं। हो गया? लिख लिए? चलिए, अब हिंदी इसका पहले लिख लेंगे। देखिए, इसमें एक उत्सर्जन नाल होता है, इनमें एक चाहिए, इसमें एक उत्सर्जन नाल होता है, इसमें एक उत्सर्जन नाल होता है, उत्सर्जन नाल होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उत्सर्जन नाल को घेर देते हैं, पता चल जाएगा। इसमें एक उत्सर्जन नाल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ दिख रहा है एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है। ये इसमें एक उत्सर्जन नाल होता है जो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन छिद्र के द्वारा बाहर निकालता है, ठीक है। यानी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए इसमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है। एक्सक्रीटरी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको उत्सर्जन नाल कहा जाता है। नली, उत्सर्जन नाल, ट्यूब मतलब नलिका होता है, ठीक है। तो हम हिंदी क्या लिखे हैं आप लोग? इसमें एक उत्सर्जन नाल होता है, इसमें एक उत्सर्जन नाल होता है जो बॉडी वेस्ट यानी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मतलब, अब वेस्ट मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट यानी अपशिष्ट। तो शरीर के अपशिष्ट, बॉडी वेस्ट यानी शरीर के अपशिष्ट, जैसे मल मूत्र का त्याग आप नहीं करते हैं तो शरीर के लिए फायदेमंद थोड़ा है कि शरीर में रखा जाएगा 5-6 दिन से, उसको गूंज के स्टोर करके रखा जाए। ऐसा थोड़ी है उससे फायदा है, बाद में कोई नया चीज उससे बनेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर मान लीजिए उसको रखने क्या जरूरी कि जिलेबी छनेंगे, ऐसा तो नहीं ना है। हाँ, तो इसलिए ये इस अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हुआ? बेकार की चीज है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ? एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, इनके शरीर में एक उत्सर्जन नाल होता है जो इनके शरीर में मौजूद जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। किससे बाहर निकालेगा? तो जिस छिद्र से होकर बाहर निकालेगा उस छिद्र को बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। पोर को हिंदी में कहा जाता है छिद्र। पोर मतलब छिद्र होता है, यानी कि उत्सर्जन छिद्र। यहाँ देखिएगा, नीचे दिख रहा होगा एक्सक्रीटरी पोर, यानी उत्सर्जन छिद्र यहाँ आपको दिख रहा है। तो इसी एक्सक्रीटरी पोर से होकर यानी उत्सर्जन छिद्र से होकर ये
एक्सक्रीटरी जो और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है यानी कि उत्सर्जन नाल जो है ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन छिद्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो ये इनका यूनिक कैरेक्टर ये था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग देखते हैं ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं। अब ये समझिएगा ये सब क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को कैसे दर्शाते हैं। दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी इट इज द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है ना कि नर और मादा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। डाइमॉर्फिज्म मतलब हुआ विभिन्नताओं को दर्शाना। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं यानी कि लैंगिक रूप से ये अलग अलग होंगे लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर अलग अलग कैसे होंगे, तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। यानी देखिए मेल बेचारा छोटा सा है, एकदम छोटू सा, अब फीमेल को देखिए कितना बड़ी है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मेल क्या होता है, छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। तो इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बात समझ में आ गया? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बात समझ में आया? यानी कि इसका मतलब होता है कि इट इज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है, तो इट इज द मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकारिकीय, नहीं पढ़ रहे हैं जी, आकारिकीय, आकारिकीय। तो इट इज द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब अंतर, बिटवीन मतलब के बीच, नर और मादा के बीच आकारिकीय अंतर होता है। अगर पूछेगा कोई लैंगिक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है तो क्या बोलिएगा, तो यह नर और मादा के बीच आकारिकीय अंतर होता है। तो ये नर और मादा के बीच आकारिकीय अंतर होता भी है। कैसे होता है, जैसे फीमेल इज लॉन्गर देन, मैंने फीमेल्स आर, यहाँ फीमेल्स है तो आर लगेगा, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, यानी कि यहाँ मादा नर के तुलना में बड़ी होती है। बात समझ में आया? इसलिए ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को भी दर्शाते हैं। तो तीसरा नंबर यूनिक कैरेक्टर लिख लीजिएगा, इसको एरो देकर लिखिए। लिख लिए? हो गया? अच्छा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को हम लोग लैंगिक द्विरूपता या यौन द्विरूपता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को हिंदी में? यौन, यहां लिख देते हैं यौन द्विरूपता। किसका हिंदी लिखे हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो आप लोग को लिख लेना है शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, लैंगिक द्विरूपता को दर्शाते हैं। अब ये लैंगिक द्विरूपता क्या है समझ में आया? वैसे लिखना है आपको जैसे सोच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये एक पॉइंट में लिख देना है। उसके बाद ये ब्रैकेट वाला जो लिखा हुआ है आप सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को अलग लिखेंगे उसी में। अच्छा चलिए, हो जाएगा उतना काफी। हो गया?
चलिए अब हिंदी लिख लेंगे। हिंदी लिखिए, यौन द्विरूपता, ये यानी कि लिखेंगे ये, देखिए एरो देकर, ये यौन द्विरूपता को दर्शाते हैं। ये यौन द्विरूपता को दर्शाते हैं। ठीक है, ये यौन द्विरूपता, ये यौन द्विरूपता को दर्शाते हैं। ये यौन द्विरूपता को, ये यौन द्विरूपता को दर्शाते हैं। हो गया, दर्शाते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नर और मादा के बीच आकारिकीय अंतर को, मतलब नर और मादा अगर आकार के आधार पर अलग अलग है तो उसी को यौन द्विरूपता कहते हैं। बात समझ में आया? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नर और मादा के बीच, नर और मादा के बीच आकारिकीय, नर और मादा के बीच आकारिकीय, आकारिकीय अंतर को या आकारिकीय विभिन्नता को या इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये हुआ, जब नर और मादा आकार के आधार पर अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यौन द्विरूपता कहते हैं। लिख लिए? क्या लिखे हैं? ये, अच्छा, ये द्विरूपता को दर्शाते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखना था? नर और मादा के बीच आकारिकीय अंतर को, नर और मादा के बीच आकारिकीय अंतर को यौन द्विरूपता कहा जाता है। यौन द्विरूपता कहा जाता है। हो गया, यौन द्विरूपता, यौन द्विरूपता कहा जाता है। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे में लिख लेंगे। जैसे, जैसे मादा नर के तुलना में बड़ी होती है। हो गया, जैसे मादा, जैसे मादा नर के तुलना में बड़ी होती है। जैसे मादा नर के तुलना में बड़ी होती है। लिख लिए क्या? जैसे मादा नर के तुलना में बड़ी होती है। चलिए अब सुनिएगा, अब इसका एग्जाम्पल नोट करेंगे। अब एग्जाम्पल इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल्स है इसमें, ये दिख रहा होगा यहाँ। यानी इसका उदाहरण अब हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सा एग्जाम्पल शामिल है देखिएगा। सबसे पहला नंबर में एस्केरीज, ये एस्केरीज है। हुक वर्म, ये हुक वर्म है। इसका आकार थोड़ा हुक वर्म की तरह बना हुआ है, होता है, इसलिए हुक वर्म नाम हो गया। हुक वर्म, वर्म मतलब कृमि होता है, हुक कृमि। अच्छा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एस्केरीज। एस्केरीज तो आपको बता ही दिए, एस्केरीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुक वर्म आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसका ओरिजिनल। अच्छा, ये फिलेरियल वर्म है। ये क्या है जी? फिलेरियल वर्म है, और इसी के द्वारा फिलेरियसिस होता है। फिलेरिया, फिलेरियल वर्म, या इसी के द्वारा क्या होगा जी? इसी का नाम होगा उकरेरिया। फिलेरियल वर्म को हम लोग कहते हैं उकरेरिया, फिलेरिया कृमि, इसको फिलेरिया, फिलेरिया कृमि बोलते हैं। और फिलेरिया कृमि के द्वारा उकरेरिया यानी फिलेरिया कृमि है। उकेरेरिया, क्या पढ़िएगा इसको? उकेरेरिया, उकेरेरिया, ठीक है, उकेरेरिया। इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। एस्केरियसिस नोट कर लेंगे, एस्केरियसिस, ठीक है। हुकवर्म, एनसाइक्लोएस्टोमा, ठीक है, इसको एनसाइक्लोएस्टोमा कहते हैं हुकवर्म को। ये तीनों एग्जाम्पल को उतार लेंगे। और उकरेरिया यानी फिलेरियल वर्म, ये नीचे वाला को उतारिएगा।
एस्केरिस को ही हम लोग राउंड वर्म कहते हैं। एस्केरिस को क्या कहते हैं? राउंड वर्म। एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म और उकरेरिया को फिलेरियल वर्म कहा जाता है। ये तीनों नाम को नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बस इतना ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम लोग को विशेष रूप से एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। हो गया? को चाहे तो हिंदी लिख सकते हैं यहाँ, एस्केरिस। यहाँ हिंदी ऊपर लिख देते हैं, एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस ब्रैकेट में लिख लेंगे गोल क्रीमी, गोल क्रीमी। अच्छा, एनसाइक्लोएस्टोमा, सॉरी एनसाइलोएस्टोमा, एनसाइलो 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 एस्टोमा। ब्रैकेट में इसका क्या लिख लेना है? अंकुश क्रीमी। अच्छा, ये आपका उकेरेरिया, उकेरेरिया ब्रैकेट में फलेरिया क्रीमी चाहे फिलेरिया क्रीमी। ठीक है, फलेरिया क्रीमी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लिए सब लोग? एनसाइलोएस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं और उकरेरिया को फिलेरिया वर्म कहते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, इसको उतार लेंगे। चलिए, अब हो जाएगा, हटा दिया जाए इसे। लास्ट का एक पॉइंट देख लीजिए जिसमें पूरे इसके अभी तक जितना पढ़े हैं हम लोग, पूरे का सारांश यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसमें जितना अभी तक आप लोग पढ़े हैं ये पूरे का सारांश हो गया। ठीक है, एक बार में यही चीजें आप लोग पढ़े हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या उसी को ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल, जर्मली ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम स्यूडोसिलोमेट, हैबिट एंड हैबिटेट, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, बस ये चीजें इसमें आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया।